आज का हमारा टॉपिक है लेखपाल का जो जीएस होगा, जिसमें लगभग लेखपाल में हमारे कि 65 नंबर तक ही जीएस है। ठीक है, यानी 100 में से 65 नंबर जीएस ही है। आपको इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, उसी का हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री के करेंगे क्वेश्चन, यूपी हिस्ट्री से भी और भी हिस्ट्री, जियोग्राफी से भी करेंगे, यूपी के जियोग्राफी से भी करेंगे, और साइंस, और इस सिलेबस में जोड़ा गया है नैनो टेक्नोलॉजी, इसको भी देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कार्जन, और डी लॉर्ड कैनिंग, और ई इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये? लॉर्ड डलहौजी से। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ठीक, चलिए इसको कुछ डिटेल देख लेते हैं जो इससे संबंधित ही रहेगा। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत कहते हैं, जो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 में की नीति थी। ठीक है, जो 1848 से 1856 की नीति थी। इसके अनुसार यदि किसी रियासत, ध्यान से देखिएगा, किसी रियासत का शासक बिना सगे उत्तराधिकारी के मर जाता है, मतलब या तो उसका कोई पुत्र नहीं होता है और वह मर जाता है, तो उसका राज अंग्रेजों में मिला लिया जाता था। ठीक, और दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई थी। एक दत्तक पुत्र कौन होते हैं? जो गोद लिए पुत्र होते हैं, उन्हें दत्तक पुत्र कहते हैं। इसी के बीच में देखेंगे, जैसे जैसे झांसी हो गया, जैसे झांसी, सतारा, नागपुर। ठीक है, ये तीनों राज्य को इसी रूप में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ही अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो आपसे पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किन राज्यों को मिला लिया गया था, यानी किन क्षेत्रों को मिला लिया गया था? तो झांसी, सतारा और नागपुर को। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया, और ये भी। ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं ना कि अपना जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो सब्सिडरी अलायंस भी हमको याद आने लगता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसीलिए एग्जाम ट्रैप में आपको दे दिए हैं कि आपको याद रहे कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? ठीक है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी जीएसटी, ऑप्शन डी कारपोरेट टैक्स, या ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा सही होगा? आयकर तो ये डायरेक्ट कर है, जो हमें इनकम टैक्स के रूप में लिया जाता है। संपत्ति कर भी, तो कौन सा सही होगा? सी जीएसटी। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके कुछ डिटेल देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो उपभोक्ता द्वारा वस्तु सेवा खरीदते समय दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी जब उपभोग की वस्तु लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? जीएसटी देते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है, जो हमें डायरेक्ट रूप से नहीं देना पड़ता, लेकिन इनडायरेक्टली हम अपने वस्तुओं सेवाओं को जो खरीदते हैं उस पर देना पड़ता है। लेकिन सरकार, देखिए आगे देखिए, लेकिन सरकार तक विक्रेता के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, अगला है कि जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और जीएसटी के कौन कौन से प्रकार होते हैं देख लीजिए। सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, और आईजीएसटी होता है। ठीक है, यहाँ एग्जाम ट्रैप में देख लीजिए, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको क्या करेगी कि भटकने नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि आयकर और कारपोरेट टैक्स ये सब क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खादर मिट्टी किससे बनती है? ठीक है, ऑप्शन ए पुरानी बाढ़, बी नई बाढ़, सी हवा, डी ज्वालामुखी, या ई इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है खादर मिट्टी बनती कैसे है? ठीक है, तो खादर मिट्टी किससे बनती है? तो नई बाढ़ से बनती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नई बाढ़ क्या होती है? जब बरसात का सीजन आता है
तो जो पानी उसको फ्लो होता है, उसमें जो पानी की अधिकता के कारण जब वो बहने लगती है नदियाँ, तो अपने साथ बहुत सारे क्या करती हैं, बहुत सारे मिट्टी अपने साथ लेकर चलती है। तो वही जो नई जो मिट्टी लेकर आती है वही क्या कहलाती है, खादर मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए कुछ डिटेल देखते हैं इसके भी। खादर मिट्टी जो होती है नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो हर साल बाढ़ आने पर नदियों द्वारा लाई जाती है। ठीक है, ये बहुत उपजाऊ होती है और गंगा यमुना के मैदानों में पाई जाती है। ये तो हो गया किसके बारे में, खादर मिट्टी के बारे में। अब यहाँ देखिए, भांगर मिट्टी जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, जो भांगर मिट्टी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, एग्जाम ट्रैप में देख लीजिए, खादर इक्वल टू, ठीक है, न्यू भांगर और इक्वल टू ओल्ड। ठीक है, ये ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है। ठीक है, अधिकांश लिपि पूछा जा रहा है आपसे। अशोक के अधिकांश लिपि, जो अधिकांश अभिलेख हैं किस लिपि में है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी संस्कृत, डी नागरी या ई इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, तो किस लिपि में है ये, ब्राह्मी में है। किस में है, ब्राह्मी में। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं किस लिपि में है, ब्राह्मी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए इसको कुछ डिटेल देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सम्राट अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो भारत की प्राचीन लिपि है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कौन सी है, प्राचीन लिपि है। ठीक है, उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है उसमें कौन सी लिपि में लिखी गई थी, खरोष्ठी में। किस में लिखे गए थे, खरोष्ठी में। और जो भाषा है, ठीक है, वो प्राकृतिक थी। ठीक है, वो प्राकृत थी। ठीक, ध्यान में रखिएगा, जो लिपि थी वो ब्राह्मी में और जो वहां की भाषा थी प्राकृत थी। ठीक है, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। लिपि अलग होती है और भाषा अलग होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। ठीक है, जो हमारा वायुमंडल होता है, पूछा जा रहा है कि सबसे निचली परत कौन सी होती है। ठीक, ऑप्शन ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल और डी आयन मंडल या ई इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। ठीक है, बताइए, तो कौन सी होती है, क्षोभ मंडल। कौन सी होती है, क्षोभ मंडल सबसे पहली लेयर होती है। ठीक है, जो 8 से 12 किलोमीटर तक होती है। किसी किसी बुक में और भी अलग अलग डेटा दिया है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे एथेटिक कौन सी होंगे। ठीक है, तो कौन सा होता है, क्षोभ मंडल, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। डिटेल देखते हैं इसका। क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, पृथ्वी की सबसे पास होती है। लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी दूरी होती है। ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर, ये कन्फर्म है, यही दूरी होती है। ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर की दूरी होती है। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि ट्रोपोस्फियर की दूरी लगभग कितने किलोमीटर तक है। ठीक है, तो 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक। ध्यान में ये भी रखिए, देखिए ध्यान से, कि मौसम की सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में ही मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। ठीक है, मौसम की सभी घटनाएं इसी मंडल में होंगी। ठीक है, और दूसरा, तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, यानी जितना हम पृथ्वी के तल से ऊपर जाएंगे उतना क्या होगा, तापमान माइनस में जाएगा। ठीक है, -1, -2, -3, ऐसे ही तापमान इसका घटता रहता है। तो पूछा जाता है आपसे कि कौन सा ऐसा वायुमंडल का परत है जिसमें ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। किसमें, क्षोभ मंडल में ही घटता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रास्फीति मापने का मुख्य सूचकांक क्या है। सभी क्वेश्चन बहुत ऑथेंटिक लिए गए हैं और लगभग जो क्वेश्चन लिया गया है ना, आपके प्रीवियस एग्जाम और एनसीईआरटी से और जो भी यूपी में जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं लगभग उन्हीं में से है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो मुद्रास्फीति मापने का मुख्य सूचकांक क्या है, ऑप्शन ए जीडीपी, बी सीपीआई, सी डब्ल्यूपीआई और डी आईआईपी। ये ऑप्शन भी इसी तरह से एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसी तरह से दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो लखवाल का एग्जाम होने वाला है उसमें भी इस तरह से पूछ लिया जाए तो आप इसे कर सकें। ठीक है,
हो सकता हो जीडीपी के बारे में ना पूछे, तो हो सकता है सीपीआई के बारे में पूछ ले, डब्ल्यूपीआई के बारे में पूछ ले, आईआईपी के बारे में पूछ ले, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि मुद्रास्फीति मापने का मुख्य सूचकांक क्या है? कौन सा होता है? तो सीपीआई होता है। कौन सा होता है? सीपीआई। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए इसके कुछ डिटेल देख लेते हैं। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उपभोक्ता स्तर पर पहुंच वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, या किससे मापा जाता है? या तो मुद्रास्फीति पूछ लेगा, या तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापन पूछ लेगा। ठीक है, दोनों में से कोई पूछ लेगा, आपको आंसर पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ही मापा जाता है। आगे देखिए, आरबीआई आरबीआई सीपीआई के आधार पर, ठीक है, इन्फ्लेटेशन टारगेट करता है, जो 4% से 2% तक वृद्धि करता है, या तो 4% या 2% प्लस माइनस दोनों कर सकता है। ठीक है, एग्जाम ट्रैप में देखिए, जो पहले पूछता था ना, डब्ल्यूपीआई ज्यादा उपयोग होता था, अब सीपीआई मुख्य हो गया। ठीक है, तो हम पुरानी बुक में पढ़े हैं कि ठीक है, सीपीआई से बहुत कम क्वेश्चन पूछता था, लेकिन डब्ल्यूपीआई से ज़्यादा पूछा है। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन जो मुख्य होता है वो सीपीआई होता है। ठीक है, आरबीआई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी होती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी होती है? ऑप्शन ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी चांदी, डी सोना और ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी होती है। ठीक है, तो कौन सी होती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे अधिक विद्युत चालकता किसमें होती है? चांदी में। ठीक है, अब चांदी महंगा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि तांबा प्रयोग हो रहा है तो सबसे अधिक चालकता तांबे में होगी। ठीक नहीं, ठीक है, वो चांदी में ही है। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं इसका। डिटेल, चांदी सिल्वर की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, लेकिन महंगी होने के कारण तांबा अधिक उपयोग में आता है। ठीक है, ऑर्डर देख लीजिएगा, कभी कभी आपसे ये ऑर्डर पूछ लेता है। ठीक है, ये ऑर्डर पूछ लेता है कभी कभी, ये भी ऑर्डर याद रखना चाहिए। पहले क्या है? चांदी है, दूसरे पे तांबा है, दूसरे पे तांबा है, तीसरे पे गोल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1857, बी 1866, सी 1872 और डी 1885 और ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए कौन सा होगा? कब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कब हुआ था? 1862 में। डिटेल देखते हैं। ठीक है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1867 में हुई थी, ये सीट प्रयागराज में है इसका, लेकिन बेंच कहाँ लगता है? लखनऊ में। ठीक है, अब भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था? कलकत्ता में। कब? 1862 ईस्वी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए इसको भी नोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में आपातकाल प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें आपातकालीन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी कनाडा और ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बताइए कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। जो आपातकाल का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। आपातकालीन प्रावधान वाइमर संविधान जर्मनी से लिया गया, ध्यान से देखिएगा। वाइमर संविधान, अगर हम कोई पेपर पढ़ते हैं ना जिसमें हमें विश्व का संविधान पढ़ना होता है, तो उसमें वाइमर संविधान के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ का है? जर्मनी से लिया गया। ठीक है, अब देखिए ये आपातकाल प्रावधान क्या है? जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और वित्तीय आपातकाल में लागू होता है। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, डीपीएसपी आयरलैंड से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए।
तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, ठीक है। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछता है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा कि हर क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक इसका नियम है, ठीक है। हर क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक इसका नियम है। पहले नियम का है या दूसरे नियम का है या तीसरे नियम का, या तो गुरुत्वाकर्षण का, या तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हर क्रिया के बराबर वह विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन बताइए। तो किसका है ये तीसरे नियम का है। किसका है? तीसरे नियम का, न्यूटन के तीसरे नियम का, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन से, ठीक है। चलिए इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। न्यूटन का जो तीसरा नियम बताता है कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिए, ठीक। अगला देखो, जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, बंदूक चलाने पर पीछे झटका लगता है, ठीक है। आगे एक और देख लीजिए, F बराबर एम में, एक किस फार्मूले, किस नियम के अंतर्गत ये फार्मूला आता है? तो नियम नंबर सेकंड के, न्यूटन के नियम नंबर सेकंड के, F बराबर एम में इक्वल टू दूसरा नियम, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिए, हर क्वेश्चन से आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसका मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जहाँ नोट बनाने की जरूरत हो वो नोट कर लीजिए, नहीं तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला, मुगल कालीन की जब्त प्रणाली किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ही पूछा गया है, ठीक है। बताइए, मुगल काल की जब्त प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेना, बी व्यापार, और सी भूमिकर, और डी न्याय, या ई इनमें से कोई नहीं। वो जब्त प्रणाली पूछ रहा है, ठीक है। बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये भूमिकर होता है। जब्त प्रणाली क्या होती है? भूमिकर होती है, ठीक है। उससे ये संबंधित है। मुगल काल में जब्त प्रणाली को ही भूमिकर बोला जाता था, ठीक है। इसके कुछ डिटेल देख लेते हैं। जैसे जब्त प्रणाली अकबर के समय में लागू की गई थी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछता है कभी कभी कि जब्त प्रणाली किसके शासनकाल में लगाई गई थी? किसके शासनकाल में लगाई गई थी? अकबर के। एक क्वेश्चन तो और इस तरह मिल गया हमको, राजस्व व्यवस्था की जिसमें जमीन की माप और उपज के आधार पर कर तय किया जाता था, ठीक है। ध्यान से रखिए, और जब्त प्रणाली में कौन सी व्यवस्था की गई? माप और उपज के आधार पर, ठीक है। पूछा था क्वेश्चन, माप और उपज के आधार पर कौन सा कर लिया जाता था, ठीक है। आगे देखिए, इसे टोडरमल ने व्यवस्थित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ भी, ठीक। किसने इसको मतलब व्यवस्थित रूप से रखा था? कौन था वो? टोडरमल था, ठीक है। आगे देखिए, आधार क्या था जब्त प्रणाली का? औसत उपज और कीमत। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी के असिस्टेंस का पेपर में पूछा गया है ये, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंस में पूछा गया है ये, ठीक है। आगे देखिए, 10 साला प्रणाली भी इसी से जुड़ी है, जो 10 वर्षों का औसत होता था, ठीक है। ध्यान से देखिए, 10 साला प्रणाली भी इसी से जुड़ी है, ठीक है। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लाइन पता ना हो या जो आपसे छूट जा रहा हो, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और जो चीज़ें छूट जा रही हैं उसको लिखते रहिए, ठीक है। इससे आपका रिवीजन मजबूत होगा, ठीक। नेक्स्ट अगला, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1935, बी 1949, सी 1955, और डी 1969, या ई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। चलिए कुछ देखते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। भूमिका क्या थी? देश की मौद्रिक नीति नियंत्रण करना। कभी कभी यही पूछ लेता है कि जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसमें मुख्य थीम क्या रखा गया था, ठीक है, यानी उसकी भूमिका क्या थी। और आगे देखिए, 1969 जब हुआ तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने लगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉडल
किसने दिया था? ऑप्शन ए डार्विन, बी मेंडल, सी वाटसन एंड क्रिक, और डी न्यूटन, या ई इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, इसको डबल हेलिक्स भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसके जो एक्सप्लेशन है ना उसको ध्यान से देखिएगा। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1935 में। ठीक है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी। ठीक है, तो किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, और डीएनए का फुल फॉर्म तो यही है, डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट ही बहुत बार है पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एस के एग्जाम में बहुत बार ही पूछ लिया गया कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या था। ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड कर लिए हैं। अच्छा, इसका कार्य क्या है? आनुवांशिक जानकारी संग्रह करना। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना। ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन देखने में छोटे हैं लेकिन बहुत बार रिपीटेड भी हो गए हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम उस छोटे क्वेश्चन होते हैं उसको रिपीट नहीं करते हैं, हमको पता रहता है, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, क्वेश्चन क्वेश्चन हमसे स्किप हो जाता है। ठीक है, हमारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, इसीलिए छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़े क्वेश्चन पे दोनों पे पकड़ बनाना है, बैलेंस शीट दोनों का करना है, दोनों का नंबर सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब एक जो ट्रैप मॉडल देख लीजिए, जो मेंडल था ना वो जेनेटिक के जो मेंडल हैं वो जेनेटिक के जनक हैं, इसके जनक हैं जेनेटिक के, और डीएनए का मॉडल नहीं दिया था इसने। ठीक है, जो मेंडल थे, जो मेंडल ऑप्शन बी है, वो जेनेटिक के जनक माने जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जेनेटिक के जनक कौन है, तो कौन होते हैं? मेंडल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, उत्तरी भारत का मैदान किस मिट्टी से बना है? ऑप्शन ए काली, बी लाल, सी जलोढ़, और डी लेटेराइट। ठीक है, तो उत्तरी भारत का पूछा जा रहा है। ठीक है, उत्तरी भारत का मैदान किस मिट्टी से बना है? किस मिट्टी से बना है? ये जलोढ़ से बना है। किससे बना है? जलोढ़ से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ध्यान से देखिएगा कि जो गंगा यमुना आदि नदियां द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है। ठीक है, यानी जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, इन नदियों के लाई गई जो गाद होती है, यानी जो लाई गई मिट्टी होती है, वही क्या बनाती है? जलोढ़ मिट्टी, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है। यह किसके लिए उपजाऊ होता है? गेहूं और धान के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, और यूपी के बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा गया है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है। ठीक है, और धान किस प्रकार की फसल है। तो अब आपसे हो सकता है ऐसे पूछ लेना कि जलोढ़ मिट्टी का फसल कौन सा है। जब आपको पता रहेगा तो आप दे देंगे आंसर। ठीक है, ब्लैक सोल क्या होती है? ब्लैक सोल किसके लिए बेनिफिट होता है? कॉटन के, जो डेक्कन के एरिया में प्रयोग होते हैं। जो रुई कॉटन का पेड़ होता है वो ब्लैक सॉल में होती है। ब्लैक सॉल में इसलिए कॉटन को भी पानी की जरूरत सबसे अधिक होती है। ठीक है, ब्लैक सॉल में पानी होता है सबसे अधिक। ठीक है, तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि इस पानी की सबसे अधिक जरूरत जिसमें होती है वो धान की खेती होती है, नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार ही एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा गया है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। ठीक, चलिए डिटेल देखते हैं इसका। यह समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच कौन सा समझौता हुआ था और किस सन में हुआ था, ऐसे पूछा था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता था, ऑप्शन के आगे उसके डेट लिखे रहते थे। ठीक है, ऐसे भी पूछा गया है, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस मतलब किस समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया गया था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता के आधार। ठीक है, लाभ इसके क्या थे? नमक कानून तोड़ने की अनुमति से ठक है। ठीक है, और दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 1930 में। ध्यान से रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कौन कराता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है राज्यपाल, बी चुनाव आयोग, सी राज्य निर्वाचित आयोग, सी राज्य निर्वाचन आयोग, और डी मुख्यमंत्री। ठीक है, ई इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव कौन कराता है? कौन करवाता है? तो
राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, पंचायत व नगर निकाय दोनों ध्यान से देखिएगा। पंचायत और नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, जो किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 243 के में। ठीक है, ये भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लीजिएगा। आगे देखिए, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है या कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है CO2, बी NO2 या N2O और डी SO2 या इनमें से कोई नहीं। तो हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो N2O होती है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। इसका उपयोग एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने में भी प्रयोग होता है। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है जो एनेस्थीसिया देते हैं वो कौन सा रासायनिक तत्व होता है उसमें। ठीक है, तो N2O यही होता है। ठीक है, प्रभाव इसका क्या होता है? हल्की खुशी या हंसी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, जो CO2 का है वो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए प्रयोग होता है, यानी अग्निशामक के लिए। ठीक है, अग्निशामक अग्निशामक के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन है इनसैट, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट और डी भास्कर और ई इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला पहला उपग्रह पूछा जा रहा है कौन सा था? तो कौन सा था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, जो यूएसएस से और भारत दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किए थे। ठीक है, देखते हैं। आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ, जिसे यूएसएस बोला जाता है इस समय, जो रूस है उसी का पार्ट था, तो 1975 में सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च हुआ था। उद्देश्य इसका क्या था? वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, रोहिणी आपके दिमाग में आया होगा। रोहिणी रोहिणी जो था भारत का पहला प्रक्षेपण यान था। ठीक है, पहला भारतीय प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया उपग्रह था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, और रोहिणी के नाम से दिल्ली में एक कॉलोनी भी बसाई गई है। एग्जाम में ये भी पूछा गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो रोहिणी पहला भारतीय प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया उपग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कैर्बी, बी बेरी, सी रिकेट्स, डी नाइट ब्लाइंडनेस और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है? विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। थायमिन की कमी से नसों और मांसपेशियों में कमजोरी आती है। ठीक है, विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन D से रिकेट्स। ठीक, दोनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है? यानी लोकसभा में धन विधेयक किसके अनुमति से प्रस्तुत होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी स्पीकर, डी वित्त मंत्री और ई इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? तो राष्ट्रपति के अनुमति से। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, देखिएगा, मनी बिल, ध्यान से देखिएगा, मनी बिल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ठीक है, और किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 110 में। लेकिन फाइनल डिसीजन बिल जो होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है बिल की, मनी बिल ही है। ठीक है, जो किसके द्वारा दिया जाता है? स्पीकर के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एक गलती हो गई है इसमें। ठीक है, भारत में एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ये भारत में है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, बी MS स्वामीनाथन, सी वर्गीज कुरियन, डी होमी भाभा और ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे तो कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया था।
जिसमें कौन कौन सी फसल थी, गेहूं और धान। वर्ल्ड स्तर पे अगर जो पूछेगा तो नॉर्मल, जो वर्ल्ड स्तर पे पूछा जाएगा ना, वो कौन होंगे, नॉर्मल। वर्ल्ड स्तर पर पूछा जाएगा तो कौन होंगे, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। यानी भारत में एम एस स्वामीनाथन जी, और वर्ल्ड स्तर पे पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है, क्या गुजरता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9, या इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है ये, 8 राज्यों से, ठीक है। भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन वो यूपी से नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन है अटलांटिक, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत और डी आर्कटिक, या ई इनमें से कोई नहीं। कौन सा है ये तब, प्रशांत महासागर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, ठीक है। बड़ा भी है और गहरा भी। गहरा क्यों है, क्योंकि इसमें मरीना ट्रेंच ये इसी में है, ठीक है, प्रशांत महासागर में ही है, ठीक है, इसीलिए इसको गहरा भी माना जाता है। इंडियन ओशियन का कौन से नंबर पे है, ये हमारे तीसरे नंबर पे है। जो हमारा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है, वो लंबाई के क्षेत्र में किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखते हैं, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए डीपीएसपी, बी फंडामेंटल राइट्स, सी ड्यूटीज और डी फेडरलिज्म, और ई इनमें से कोई नहीं। तो संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है ये, फंडामेंटल राइट से, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 में है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकार हैं अब जो, ठीक है। अब पार्ट 4 में यानी भाग 4 में डीपीएसपी है, ठीक है। डीपीएसपी किसमें है, भाग 4 में, ठीक। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है। जरूरत पड़े तो नोट्स भी करते रहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ध्यान से देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए कालिदास, बी चाणक्य, सी बाणभट्ट, डी विष्णु शर्मा और ई इनमें से कोई नहीं। हम कह रहे थे ना कि मतलब छोटे भी क्वेश्चन आते हैं, बड़े भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन सेम नंबर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, कौन होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन होंगे, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। चाणक्य यानी कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। और उनका पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, बहुत ही बार एग्जाम में ये पूछा है अर्थशास्त्र को, ठीक है। और कालिदास किस किस काल में थे, तो ये गुप्त काल में थे, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। समकालीन पूछा था, ठीक है, कि कालिदास किसके समकालीन थे, चाणक्य किसके समकालीन थे, कबीर किसके समकालीन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, जो डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि कौन से राइटर किस समकालीन थे, ठीक है। ये भी ध्यान में आप लोग रखते रहिएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, सबसे अधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल, या ई इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे अधिक लोकसभा सीट कहाँ है, यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं, कितने हैं, लगभग नहीं 80 सीटें पूरी हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं, 80 सीटें, ठीक है, सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र है। ध्यान से देखिएगा, जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट्स में, उसमें ये सेकंड नंबर का पूछ दिया था, ठीक है। पूछा था कि सबसे अधिक लोकसभा सीट, ठीक है, सबसे अधिक लोकसभा सीट
किस राज्य की है जो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, क्वेश्चन लंबा लंबा करके पूछा था। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट इस स्टेप में पहुंच गए थे एग्जामिनर के, आप गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय किससे किससे मापी जाती है। राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए जीडीपी, बी एनएनपी, सी जीएनपी और डी एनडीपी। या तो आपको ऐसे लिखा एग्जाम में ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो इसी का हिंदी मिल जाएगा। जी को जी लिखेगा, डी को डी लिखेगा, पी को पी ही लिखेगा। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है। किससे मापी जाती है ये किससे मापी जाती है, ये एनएनपी में। किससे मापी जाती है, एनएनपी में। एनएनपी में राष्ट्रीय आय मापी जाती है। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है एनएनपी का। ठीक है, यही सही राष्ट्रीय आय दर्शाता है। लेकिन कभी कभी जीडीपी इक्वल नॉट नेशनल इनकम होता है। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जीडीपी को नेशनल इनकम मान के चलते हैं, बट जीडीपी हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा नेशनल इनकम नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम में जैसे ही आता है हम लोग टिक मार के चले जाते हैं जीडीपी को, बट ये होता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लोहा जंग क्यों खाता है। लोहा जंग क्यों खाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी ताप और डी प्रकाश या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसके कारण लोहा जंग खाता है, ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो लोहे में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, देख लीजिए पॉइंट्स इसको कुछ। ऑक्सीजन और नमी में उपस्थित जो आयरन ऑक्साइड, ठीक है, यानी उसी को रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं, जंग बनाता है। रोकथाम के लिए इसका क्या, पेंट और गैल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट। एक गैल्वेनाइजेशन पूछता है कभी कभी कि पूछा है कि मतलब कि लोहे में जंग से बचने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो पेंट का तो नाम नहीं दिया था, लेकिन गैल्वेनाइजेशन का नाम दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन, यह ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन नहीं है। ठीक है, कभी कभी हम एग्जाम में क्या करते हैं कि हमारी मेमोरी वहाँ तक काम नहीं करती है या सोच नहीं पाते या तो जल्दबाजी में रहते हैं, तो ऑक्सीडेशन न करके हम रिडक्शन पे मार देते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है माउंट बेटन, बी बेटिंग, सी वारिंग हेस्टिंग, डी कर्जन या ई इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का तो कौन था, वारेन हेस्टिंग था। जो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही था। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले कौन कौन हुए थे वो भी देख लेते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन माउंट बेटन कौन था, ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल और स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, वो भी है। अगला नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख और ई इनमें से कोई नहीं। तो किससे, सांची स्तूप किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम। ठीक है, जूनियर असिस्टेंस, यूपी टेट जूनियर लेवल में पूछा है। ठीक है, यूपी टेट जूनियर लेवल एसएसटी में बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है।
सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। विशेष बुद्ध के अवशेष इसमें रखे गए हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। खजुराहो हिंदू जैन मंदिर दोनों है, ठीक है, जो खजुराहो में है। तो आई होप आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, हम ऐसे ऐसे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो। आशा है कि आपको थोड़ी सी मदद जरूर मिल गई होगी। ठीक है, ये नहीं कहते हैं कि इसी में से क्वेश्चन फंसेगा, लेकिन आपकी थोड़ी मुश्किलें कम हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता हो कि जो टाइप में एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ डायरेक्ट ऑप्शन से ना मिले, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन से भी मिल सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी सुविधा के अनुसार थोड़े से आपको, ठीक है, ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आपके माइंड में रिवीजन होता रहेगा, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, हम डेली करवाएंगे। ठीक है।